और वो आज़ादी मिल जाएगी 1919 में या 1920 में या 1921 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। तो ये इसलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसका हम लोग एक और लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं कि देखें ये तहरीक चलाई थी, क्या हिंदुओं ने चलाई थी? नो सर। किसने चलाई थी? मान। मुसलमानों ने। तो मुस्लिम्स हैव द एबिलिटी मुस्लिम्स हैव द एबिलिटी टू ओवरथ्रो एनी रूल। किसी भी इक़्तिदार को, किसी भी रूल को खत्म करने की पावर रखते हैं मुसलमान, स्पेशली व्हेन दे फील एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जब मजहबी सेंटिमेंट दाखिल हो जाए किसी भी तहरीक में, मुसलमानों की किसी भी काम में मजहब को दाखिल कर लिया जाए, तो वो काम मुसलमान बहुत फौरन से कर लेता है। बात समझ आ रही है? यस सर। यानी मुसलमानों ने के लिए जो मजहबी मजहब है, जो रिलीजन है, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम है। ठीक है? तो उसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है कि जब तहरीके खिलाफत हुई, खिलाफत को बचाने के लिए, मक्का और मदीना को बचाने के लिए, तो उसमें इतना जोर आ गया, इतना जोर आ गया कि ऐसा फील हुआ कि यार ये ब्रिटिश एम्पायर जो है ना, ये टूट जाएगी। अब ये सब कॉन्टिनेंट से कम से कम भाग जाएगी, निकल जाएगी, मुसलमान इसको भगा देंगे यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या? जी, क्या लिखा है मैंने? खिलाफत वाज abolished by Kemal Pasha. जी, मुस्तफा कमाल पाशा, ही वाज द वॉर हीरो इन टर्की। जब जंग अजीम अव्वल हो रही थी, वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी, तो ही वाज बेसिकली अ सोल्जर और टर्की की आर्मी को लीड कर रहा था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब ये जंग हार गए, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ये फील किया कि सब हमें जंग हारने की सबसे बड़ी रीजन खिलाफत थी, बिकॉज टर्की वाज ओवरबर्डनड बाय द खिलाफत। खिलाफत की वजह से ज्यादा बोझ था, दूसरे मुल्कों का निजाम चलाने की वजह से ज्यादा बोझ का शिकार था। सो दैट्स वाई मुस्तफा कमाल पाशा केम इनटू द फ्रंट। वो आया दुनिया में टर्की के सामने और टर्की को कहा कि आई एम योर लीडर। द फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टर्की वांट टू इम्प्रूव, इफ टर्की वांट टू प्रोग्रेस, देन टर्की शुड एबॉलिश खिलाफत। खिलाफत के निजाम को खत्म कर देना चाहिए। टर्की इस काबिल नहीं है कि दुनिया के मुसलमानों का निजाम भी चलाए, मुस्लिम कंट्रीज का निजाम भी चलाए। सो द टाइम हैज अराइव्ड टू अबॉलिश द खिलाफत, द सिस्टम ऑफ खिलाफत। ये क्यों किया, कहाँ किया, इसके पीछे बड़ी लंबी लंबी स्टोरीज हैं, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे लिए सिर्फ यही है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अ टर्किश सोल्जर लीडर, ही abolished द सिस्टम ऑफ खिलाफत फ्रॉम टर्की। और उसने कह दिया कि देयर विल बी नो मोर खिलाफत। सो वी कैन से दैट द लास्ट खिलाफत ऑफ द टर्की was abolished in 1924। और जब टर्की से खिलाफत ही खत्म हो गई, तो मुसलमानों ने अपनी तहरीक को भी खत्म कर दिया। तो जो खिलाफत मूवमेंट थी वो भी खत्म हो गई 1924 के अंदर। अच्छा, अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई 1919 में। 4-5 एक साल चली वो, 5 साल चलने के बाद वो खत्म हो गई। लेकिन इस 5 साल की खिलाफत के अंदर, द 5 years ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट, मुसलमानों ने सीखा क्या? क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मुसलमानों ने क्या चीज सीखी? वो जो चीजें सीखी वो मैं आपको एक साइड पर लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको ये काम आएंगी। ये चीज जहन में रख लीजिएगा कि मुसलमानों ने इस खिलाफत मूवमेंट से बहुत कुछ सीखा। और वो सीखा क्या? अगरचे वो खिलाफत को नहीं बचा सके, लेकिन मक्का और मदीना पर फिर आले सऊद का कब्जा हो गया, तो हम लोग खुश हो गए कि चलो यार ठीक है कि किसी गैर मुल्की के हाथ, किसी सॉरी गैर मुस्लिम के हाथ मक्का और मदीना नहीं गया। कम से कम वहां के रहने वाले लोगों ने ही मक्का और मदीना का निजाम संभालना शुरू कर दिया। तो जो हमने रिजल्ट्स देखे वो ये हैं
कि इसमें यही था कि हिंदू और मुसलमान, इसी में उन्होंने ये शायद सीखा था कि ये दो अलग कौमें हैं। जी जी, ये भी एक सीखा, बिल्कुल सीखा, वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैज द एबिलिटी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। ये एक चीज हमने सीखी कि अगर तो हम हमारी कोई ऐसी तहरीक जो मजहबी तहरीक हो, उसमें मजहब के एलिमेंट शामिल हों, तो वो इतनी ज्यादा हो जाती है, हमारे मजहबी जज्बात इतने ज्यादा कि लोग इस तरह उस तहरीक में शामिल होते हैं कि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश रूल को भी खत्म कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, बशरत ये कि तहरीक मुसलमानों की होनी चाहिए और उसमें इस्लामी रंग होना चाहिए, इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स होने चाहिए उसमें। दूसरा ये है कि हिंदूज आर नॉट ट्रस्ट वर्दी एनीमोर, कि हिंदू मजीद ट्रस्ट के काबिल नहीं है। उसकी रीजन थी जो मैंने वो बीच में स्किप कर दिया एक पार्ट, क्योंकि आपका कोर्स थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी अब्रप्टली मैंने वाइंड अप करने के लिए कुछ चीजें इस खिलाफत मूवमेंट की मिस कर दी हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जब ये खिलाफत मूवमेंट अपने पीक पर थी, अपने पीक पर मौजूद थी, और ये हर तरफ फील किया जा रहा था सब कॉन्टिनेंट में कि यार ये ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, ये मुसलमान इसको ले बैठेंगे इस ब्रिटिश इक़्तिदार को, और इंग्लैंड यहाँ से निकल जाएगा, सब कॉन्टिनेंट से भाग जाएगा, वापिस अपने मुल्क चला जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन ये फील किया जाता था कि ब्रिटिश रूल यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन किया जाता कि फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर इक़्तिदार कौन करेगा? फिर बरतानिया तो निकल गया, तो इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा? फिर कौन करेगा इक़्तिदार? तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि खिलाफत मूवमेंट की वजह से बरतानिया यहाँ से भाग जाए, तो जाते हुए वो इक़्तिदार किसको देकर जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर ऑब्वियसली वो मुसलमानों को तो नहीं दे के जाएगा। किसको देकर जाएगा? हिंदुओं को। चलें, ये आपका नजरिया है, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, सब कॉन्टिनेंट के जो हिंदू थे, वो ये फील कर रहे थे, क्योंकि भगाने के अंदर किरदार कौन अदा कर रहा है? मुस्लिम्स जो वहाँ के। हाँ, तो मुसलमान। ठीक है, मुसलमान, मुसलमानों की तहरीक है, इस्लामी तहरीक है, खिलाफत तहरीक है। इस तहरीक की वजह से अगर बरतानिया यहाँ से भागता है, तो वो जाते हुए कहीं ना कहीं इक़्तिदार कहीं मुसलमानों की ना दे जाए, क्योंकि भगाने में जो 99% रोल प्ले कर रहे हैं वो मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों की तहरीक कर मुसलमान। रही है। ठीक है, इस यस। साल मैं ऐसे ही देता हूँ कि नवाज शरीफ का दौर है और इमरान खान ने तहरीकें चलाई हुई हैं, और नवाज शरीफ कहता है जी ठीक है मैं हुकूमत गिरा देता हूँ, तो हुकूमत गिराने में किसका किरदार हुआ जी? इमरान खान का। तो इमरान खान नेक्स्ट मोस्ट लाइकली जो इक़्तिदार हाथ में आएगा वो किसके हाथ में आएगा? इमरान खान के हाथ में ही आएगा। इमरान खान के हाथ में। ठीक है, तो ये चीज फील की जाने लगी ब्रिटिश जो हिंदू थे सब कॉन्टिनेंट के कि यार, और कांग्रेस ने सबसे पहले, कांग्रेस ने बहुत फील किया, कांग्रेस ने फील यस किया सर। कि ये मुसलमान तो ले गए हैं इक़्तिदार, मुसलमान तो ले गए हैं ब्रिटिश रूल को, तो ऐसा ना हो कि ब्रिटिश रूल यहाँ से भागे तो जाते हुए वो इक़्तिदार दे दे मुसलमानों को। इसके लिए उन्होंने, कांग्रेस ने एक चाल चली। अब वो चाल ये चली कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के पास आए, खिलाफत मूवमेंट के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखें कि खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लीग ने स्टार्ट नहीं थी की, मुस्लिम लीग ने नहीं थी की। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स ने जाती हैसियत में की थी, जो चलते चलते बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन कांग्रेस ने उन लीडर्स के पास गए, वो जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर, जो खिलाफत मूवमेंट को चला रहे थे, उनके पास गए और जाके कहा देखें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपको अपनी खिलाफत बचानी चाहिए, आपको मक्का और मदीना बचाना चाहिए, टर्की बचाना चाहिए, और हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। तो जब खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स ने पूछा कि देखें जी आप तो हिंदू हैं, आपका क्या लेना देना जी खिलाफत से और मक्का और मदीना से, तो उन्होंने कहा देखें हमारा लेना देना खिलाफत से नहीं है, हमारा लेना देना है ब्रिटिश एम्पायर को यहां से भगाने में। लेकिन उनका मतलब ये था कि देखें ब्रिटिश एम्पायर तो यहां से भागने वाला है, तो ऐसा ना हो कि जाते हुए वो सारे का सारा इक़्तिदार दे किसको?
मुसलमानों। मुसलमानों। तो वो अपने आप को भी प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे खिलाफत मूवमेंट के कंधों पर सवार होकर। खिलाफत मूवमेंट के कंधों पर सवार होकर खिलाफत मूवमेंट का साथ देकर कांग्रेस खुद को प्रोमिनेंट करना चाह रही थी। और उन्होंने एक चाल चली, और वो चाल चली, उन्होंने उन्होंने भी एक मूवमेंट चलानी शुरू शुरू कर दी, उन्होंने भी एक तहरीक। लेकिन उनकी तहरीक का क्या नाम था जी? नॉन कांग्रेस। नो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन। नॉन कॉपरेशन, अदम एतमाद की तहरीक। अदम एतमाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, अब तरीके मिलावट। तहरीके, अच्छा, अब खिलाफत की तहरीक चला रहे हैं मुसलमान, हिंदुओं ने चलानी शुरू कर दी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कॉपरेशन किसके साथ कॉपरेट नहीं करना? ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के साथ कॉपरेट नहीं करना, क्योंकि कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि यार अब टाइम आ गया कि ब्रिटिश रूल यहाँ से भागेगा। और इससे पहले वो भागे, अपने आप को प्रोमिनेंट करो, अपने आप को भी ब्रिटिश रूल के सामने लेके आओ, ताकि अगर इक़्तिदार मुंतकिल हो तो मुसलमानों को तो मिल ही रहा है, मुसलमानों को तो मिलना ही मिलना है, ये हिंदुओं को या कांग्रेस को भी इक़्तिदार मिल जाए। तो जो रीजन थी बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि अपने आप को प्रोमिनेंट किया जाए, अपने आप को शो ऑफ किया जाए, और अगर इक़्तिदार मुंतकिल हो तो इक़्तिदार के मुंतकली में अपना हिस्सा भी लिया जाए। सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रही है और खिलाफत मूवमेंट भी। ब्रिटिश अंपायर जो होती है ना, वो बेचारी खत्म होने के करीब आ गई है। मुसलमान और हिंदू मिलकर इस चीज को चला रहे हैं, बड़ा जी आपस में एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो रहा है, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते जब ये खबरें आना शुरू हुई कि मुस्तफ़ा कमाल ने टर्की से खिलाफत ख़त्म कर दिया है, मुस्तफ़ा कमाल ने टर्की से खिलाफत का सिस्टम ही, निज़ाम ही ख़त्म कर दिया है, तो कांग्रेस के लीडरों को अब समझ आना शुरू होगी कि देखें, जब जिस चीज़ के लिए यहाँ पर फाइट हो रही है वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है, तो यकीनन ये तहरीक भी ख़त्म हो जाएगी। ये खिलाफत तहरीक जो है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। खत्म होना। डेफिनेटली खत्म होना ही होना है कि जिस चीज के लिए हम लोग तहरीक चला रहे हैं वो चीज ही खत्म हो गई है, तो हमारा कोई हक बनता नहीं है कि हम लोग अब उसके लिए तहरीक चलाएं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने भी फिर ज़ाहिर खत्म हो जाना था, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने फिर जाना कोई नहीं था। जब खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई तो ब्रिटिश रूल भी फिर वहां पर सस्टेन कर जाना था। तो यहाँ पर हिंदुओं ने चाल चली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने एक बहाना बनाया। और 1922 में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ जी कि कुछ पुलिस वालों को मार दिया गया, और गांधी साहब ने ये इल्जाम लगाया कि देखें जी, ये जो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये थी नॉन वायलेंट, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, लेकिन अब चूंकि कुछ पुलिस वालों को मार दिया गया है, ये तहरीक वायलेंट हो गया, तो अब हम इस तहरीक को खत्म कर अब हम इस तहरीक को खत्म करें 1922 में। तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एंडेड। और कहा यह गया कि देखें नहीं, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, हम तशद्दुद नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब तशद्दुद शुरू हो गया, तो अब हम इस तहरीक को खत्म कर रहे हैं। लेकिन खत्म करने का रीजन और थी। खत्म करने की रीजन ये नहीं थी। खत्म करने की रीजन गांधी को यही समझ आ रही थी कि तुर्की से खिलाफत खत्म हो रही है, तो ये खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो जाएगी। खिलाफत मूवमेंट खत्म होगी तो ब्रिटिश रूल भी नहीं जाएगा, ब्रिटिश रूल ना गया तो हमें क्या जरूरत है बरतानवी रूल के आगे गंदा होने की, यदि हम आपके खिलाफ बिल्कुल सर। कर रहे हैं। तो यहाँ से मुसलमानों को फील होना शुरू हुआ, हिंदू यानी और ये अपने सिर्फ फायदा देखते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जो मैं आपको टाइमलाइन के अंदर चीजें लिख के दे रहा हूँ वो आएंगी, तो टाइमलाइन के अंदर भी हम मजीद चीजें लिख, हमने लिखा हुआ एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब हम लिख लेते हैं जी खिलाफत मूवमेंट। सर इसमें हमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा? आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक तो आपको सिर्फ एक नंबर के लिए ही आ रहे हैं सारे, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। सर ये एमसीक्यूज आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आएगा?
शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, एमसीक्यू कह लें, आपने वन लाइनर आंसर करना होगा, उसको आप एमसीक्यू का नाम दे दें, उसको आप शॉर्ट क्वेश्चन का। सर क्विज वगैरह कोई आप अटेंड नहीं करेंगे? क्विज होगा, क्विज होंगे, वो बाय द टाइम में आपको बताता रहूंगा। और असाइनमेंट्स वगैरह? वो भी होंगी, वो भी होंगी। इसको तरीकाकार इस तरह रखता होता हूँ कि 20 का क्विज, 20 की असाइनमेंट, और 60 का आपका फाइनल। ये प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होगा? असाइनमेंट को प्रोजेक्ट का नाम दे दें, इसको अपना यस पेपर सर। का नाम दे दें। तो सर आप ये कहाँ तक देख रहे हैं सेमेस्टर एंड होते हुए, मतलब अक्टूबर तक चला जाएगा? ये 8 वीक्स का आपका सेमेस्टर है, तो आप देख लें अभी वी आर इन द थर्ड वीक टुडे, ठीक है, तो हम थर्ड वीक के अंदर हैं, ये 8 वीक का है, तो आप देख लें जब से स्टार्ट हुआ है इसको ऑनवर्ड। तो सर इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा या यूनिवर्सिटी में होगा? मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलें जी, यस सर। बैक टू द पॉइंट। तो खिलाफत मूवमेंट आपके पास आ गई, सॉरी ये रेज हो गया, दोबारा से लिख देता हूँ, 1919। फिर उसके बाद बेशक आप नॉन कॉपरेशन को भी ऐड कर लेते हैं एक नंबर के लिए। 1919 एंड ऑफ खिलाफत, एंड ऑफ खिलाफत फ्रॉम टर्की 1924, एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट 1920। सर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये 1920 में नहीं थी? 1990 कर रहे, साथ 1920 कर लेते हैं, वैसे 1919 ही इसको कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसको बाकायदा ऑफिशियली आप देख रही हैं कहीं से, तो फिर इसको आप 1920 कर लीजिए। चले यस सर। चले 1920, ठीक है। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड ऑफ खिलाफत फ्रॉम टर्की, और एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट 1924 1920, सर ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ये टॉपिक है दी नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। जी नेहरू रिपोर्ट क्या है, क्या जानते हैं इसके बारे में? जी व्हाट इज दिस नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, क्या चीज है? अच्छा, हमने एक पॉइंट देखा था, दैट पॉइंट वाज बेसिकली, मैं उसको दोबारा से हाईलाइट करता हूँ। ये MMCR 1909, ये पता है क्या पॉइंट है? जी सर। क्या ये? सर ये N99 वाले हैं? सर वो गलती डब्ल्यू से और मुंह से निकल वॉर गया। ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नहीं उसके नीचे सर ये मिंटू मोरले कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स था 1909।
जी, ये पॉइंट अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो आप इसको ज़हन में रखिए। दैट वाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उस वक्त हमने बड़ा बस 1 नंबर के लिए कर रहे थे, लेकिन अब नेहरू रिपोर्ट जब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ना तो उसके अंदर ये बड़ा अहम आएगा। ये था जी मिंटो यस सर। मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1909, 1909 की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी आईनी तरामीम। आईनी तरामीम, अच्छा, ये जब ये मिंटो मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आई ना, तो उस वक्त एक प्रॉमिस किया गया ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से सब कॉन्टिनेंट के लोगों के कि आफ्टर ईच 10 इयर्स, हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद सब कॉन्टिनेंट के अंदर आईनी तब्दीलियां की जाएंगी। आईनी तब्दीलियां की जाएंगी, यानी हर 10 साल के बाद चूंकि ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाती हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज होते हैं, तो हर 10 साल के बाद हम आईनी तब्दीलियां देखेंगे ये हमें क्या करने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो मिंटो मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, इस रिफॉर्म से पहले मुसलमानों को 16वें स्केल के लिए जॉब नहीं थी मिल सकती, ये कानून में लिखा हुआ था। मुसलमानों के लिए सेपरेट कॉलेजेस मौजूद नहीं थे, मुसलमानों पर टैक्सेस ज्यादा थे, और सेपरेट इलेक्टोरेट का जो रूल है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो रूल था, हमने लास्ट क्लास में सर्च किया था, डिस्कस, वो लागू नहीं था। लेकिन जब सिमला डेपुटेशन हुई, यानी कुछ लोग मुसलमान अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान जाके मिले लॉर्ड मिंटो को शिमला के अंदर, उसने ये प्रॉमिस किया कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आएंगे ना 1909 के अंदर, उसमें हम ये सब चीजें ऐड कर देंगे, उसमें आपको जॉब्स भी देंगे, आपको 16वें स्केल से ऊपर की जॉब्स भी देंगे, आपके लिए सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी कायम करेंगे, और आपको सेपरेट इलेक्टोरेट भी देंगे। तो ये आइन के अंदर लिखा जाता है, ये आइन के अंदर लिखा जाता है। तो मिंटो मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जब आई तो उस वक्त एक और प्रॉमिस किया गया कि आफ्टर ईच 10 ईयर, हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद सब कॉन्टिनेंट में इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगी, आईनी रिफॉर्म्स, आईनी तब्दीलियां होंगी। तो जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो आ गई है जी 1909 के अंदर, इसको आप 1 नंबर कर लें, ठीक है। इसके बाद एज पर द फार्मूला कब आनी थी? आफ्टर ईच 10 इयर्स का अगर हम फार्मूला लगाएं तो फिर कब आनी है? 1919 में। हाँ, तो वो आई भी, जिसको मैं स्किप कर गया हूं, जिसका नाम था मोंटीग चेम्सफोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1919, इसको मैंने स्किप कर दिया, चलें 1919। लेकिन अब तीसरी रिफॉर्म कब आनी है? एज पर द फार्मूला तीसरी रिफॉर्म्स कब आनी है? 1929 में। 1929 में। इसको आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कह लें, दूसरी आईनी तब्दीलियां कह लें। जो तीसरी आनी है वो आनी है, उसको मैं अपकमिंग लिख देता हूं, तीसरी, यानी सब कॉन्टिनेंट में के मुल्क में, सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जा रही हैं, ठीक है। अब बात क्या है? अब बात असल ये है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझाने की, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आई ना, उसको आपको नाम से जाहिर है मिंटो मॉर्ले, यानी लॉर्ड मिंटो, द हेड ऑफ द स्टेट, ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इन्होंने मिलकर बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ मिलकर, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ मिलकर सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है। जो 1919 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 1919 का, वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड हु वाज द वॉइसरॉय, उसने मोंटी वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ मिलकर सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आइन बना दिया। चलें जी, ठीक है। क्वेश्चन पैदा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के, ये यहाँ के लोकल लोग नहीं बना रहे, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना रही, ये सब के सब इंपोर्ट होके आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपोर्ट होके आता है बाहर। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की जरूरत है, और वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पाकिस्तानी लोग बना रहे हैं, which is not suitable।
तो जो तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, इसके लिए क्या हुआ कि इनिशियली एक पॉइंट में मिस कर गया हूँ, उसको हम लिख लेते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, जिस तरह पहली दो रिफॉर्म्स ब्रिटिश रूलर्स ने कहा कि बहुत ज्यादा आ रहा है, बच्चों का शोर है काइंड। अच्छा, तो जो तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ही इम्पोज किया जाना था। उस मकसद के तहत एक कमीशन सेंड किया गया सब कॉन्टिनेंट में, एक वफद सेंड किया गया जिसका नाम था दी साइमन कमीशन। इट वाज हेडेड बाय द सर साइमन, लॉयर, सॉरी बेसिकली अ जज ऑफ ब्रिटिश, बरतानिया के एक जज थे सर साइमन। उनकी लीडरशिप के अंदर एक कमीशन सेंड किया गया सब कॉन्टिनेंट में, ताकि जाकर और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। लेकिन जब साइमन कमीशन आया यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो यहाँ की जो टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, उन्होंने साइमन कमीशन का बायकॉट किया। उन्होंने साइमन कमीशन का बायकॉट किया, और बायकॉट इसलिए किया कि देखें, कॉन्स्टिट्यूशन या आइन बन रहा है सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए, लेकिन हमेशा से आइन बनाते रहे हैं गोरे, और वो गोरे जिनको सब कॉन्टिनेंट के हालात का इल्म ही नहीं है। तो साइमन कमीशन भी जिंदगी में कभी भी सब कॉन्टिनेंट इससे पहले नहीं आया, इसका कोई भी फर्द वफद का कभी भी सब कॉन्टिनेंट नहीं आया, तो इसको यहाँ के हालात का कैसे पता हो सकता है कि कानून में कौन कौन सी तब्दीलियां करनी है। तो कानून या आइन बनाने की जो जिम्मेदारी है, ये किसके हाथ में होनी चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है। कानून या आइन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? सब पार्लियामेंट के अंडर ही होती है। पार्लियामेंट के अंदर तो होती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो वहां के मकामी बाशिंदे हैं। जैसे कि बिल्कुल वहाँ सर, के ऐसे इंडियंस हैं, अगर तो इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल यूएमटी के स्टूडेंट्स के लिए कोई कानून बनने जा रहा है यूएमटी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो कानून बना दे जी यूसीपी के प्रोफेसर, तो वो रिजेक्ट ही किया जाएगा ऑब्वियसली। वो बिल्कुल यूसीपी के प्रोफेसर को नहीं पता कि यूएमटी के अंदर का क्या माहौल है, स्टूडेंट्स को क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या उनका एरिया ऑफ कंसर्न है, स्टडीज क्या है। तो जो कानून या आइन आपने बनाना है बेटर वो तभी होगा जब वो मुकामी लोगों के हाथ में होगा। मुकामी यस सर। लोग बनाएंगे, भाई हमारे लिए कानून बन रहा है, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या कानून होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर से इंपोर्ट कर दें जी। और कानून क्या हो जी, कि फॉर एग्जांपल कि जी मुसलमान 30 साल तक शादी नहीं कर सकते, या शादी की एज 30 साल, जिस तरह पाकिस्तान में 18 साल है शादी की एज, इस तरह। तो आपको जब तक हालात नहीं पता होंगे सब कॉन्टिनेंट के लोगों के, क्या उनके रोजगार हैं, क्या उनकी बूदोबाश है, किस तरह वो रह रहे हैं, क्या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, तब तक आप उनके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती तो पार्लियामेंट ही है, लेकिन उससे पहले के जो दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो मिंटो मॉर्ले और मोंटेग चेम्सफोर्ड थे, ये पार्लियामेंट के अंदर जो लोकल लोग हैं उनसे पूछे बगैर बनाए गए, उनसे पूछे बगैर बनाए। लेकिन जब साइमन कमीशन आया और इसका बायकॉट किया गया, तो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग हो गई और कांग्रेस हो गई, तो इनको दावत दी गई कि देखें आप लोग बैठें, आपस में बैठें, आप लोग एक ड्राफ्ट तैयार करें कि आपको किस तरह का कौन सा कानून चाहिए, और आप वो हमें दे दें, यानी आप सजेस्ट करें हमें। तो पहली दफा ऐसा होने लगा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर के कानून बनाने के लिए जो एक ड्राफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट की तैयारी है, वो भी यहाँ के मुकामी लोगों के हाथ आने लगी है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली सब कॉन्टिनेंट के लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आना शुरू हो गई है।
इस पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से ही साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया। साइमन कमीशन का बायकॉट किया तो ब्रिटिश एम्पायर ने कहा कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में बैठें और आपस में बैठने के बाद बताएं कि उनको किस तरह का कानून चाहिए, आइन के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, और वो आप हमें दें, आप हमें सजेस्ट करें, हम उसको कोशिश करेंगे कि आइन का हिस्सा बना दें। तो इस मकसद के तहत ये साइमन कमीशन भी आप अपने टाइमलाइन में लिख लीजिए। यस सर। साइमन कमीशन 1927। वो अगर आप एक मूवी देखें ना, अजय देवगन की मूवी है द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह, पुरानी मूवी है, को 15 यस सर। साल पुरानी है, द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह। उसके अंदर ये जो साइमन कमीशन वाला दौर है सब कॉन्टिनेंट का, ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ है इसको, और आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज थी साइमन। ये इसके खिलाफ भी तहरीक चली और एक कोशिश ये थी कि साइमन कमीशन को मार दिया जाए, क्योंकि ये इसके खिलाफ जो तहरीक चल रही थी, साइमन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि उस तहरीक में गोली चलाई जाए। तो वो गोली चलाई गई इसके खिलाफ जो तहरीक चल रही थी, तो लोगों में बड़ा गुस्सा था कि हमने साइमन को कत्ल करना है, हमने साइमन को मारना है। बहरहाल ये साइमन फिर चला गया वापस से, साइमन कमीशन बरतानिया वापस चला गया, इसका बायकॉट हुआ। अच्छा जी, साइमन कमीशन। अब जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी किसके हाथ आ गई है? इंडियंस के हाथ। इंडियंस के, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जो लोकल्स हैं यहाँ की, जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल यस सर। पार्टी, उनके हाथ में आ गया कि अपने लिए आप आइन खुद से बनाएं अपने लिए। तो कौन कौन सी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? जी, कौन कौन सी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? सर एक, सर नहीं आइडिया। किधर सर, सब कॉन्टिनेंट में? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त, हम 1927 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जी से। ठीक है, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये, कांग्रेस मुस्लिम लीग। तो अगर जी आपने जी यही था। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करना है, आईनी ड्राफ्ट तैयार करना है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपस के अंदर बातचीत होगी, ऐसे ही है? जी यस सर। क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की नुमाइंदा जमात, मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात, ठीक, इन दोनों के आपस में इजलास होंगे। तो देयर वर थ्री राउंड टेबल, थ्री कॉन्फ्रेंसेस, थ्री राउंड ऑफ टॉक्स। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड ऑल इंडिया कांग्रेस, तीन राउंड ऑफ यस टॉक्स। आपस में हमें डिसाइड करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, आइन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आइन के अंदर ऐसा सब कुछ होना चाहिए जो मुसलमानों को भी फायदा दे और हिंदुओं को भी फायदा दे। ये तीनों राउंड ऑफ जो टॉक्स थी आपस में कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, ये तीनों की तीनों फेल हो गई ड्यू टू वन रीजन। रीजन क्या थी? द ओनली रीजन वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। तीनों राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर मुस्लिम लीग हमेशा कहती थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मुसलमानों के लिए there must be a separate electorate for the people of, for the Muslims of subcontinent। separate electorate हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस है वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट रूल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही। ये सेपरेट इलेक्टोरेट रूल की वजह से मुखालफत हो रही है, सेपरेट इलेक्टोरेट रूल की वजह से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो गई, इनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो गई तो फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने ड्राफ्ट दिए, बजाय इसके कि कंबाइंड ड्राफ्ट देते ब्रिटिश रूल्स को, ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश रूलर्स को,
हुकूमत को, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने ड्राफ्ट दिए जिसमें अपनी अपनी उन्होंने तजावीज़ दी, अपनी अपनी रिक्वेस्ट दी कि ये चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करें। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? जो कांग्रेस ने अपना ड्राफ्ट दिया और मुस्लिम लीग ने अपना ड्राफ्ट दिया। जो कांग्रेस ने अपना ड्राफ्ट दिया फॉर द अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहलाता है जी नेहरू रिपोर्ट। वो क्या कहलाता है? जो कांग्रेस ने अपना एक रिक्वेस्ट ड्राफ्ट दिया हुकूमत को कि अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, वो रफ ड्राफ्ट कहलाता है जी नेहरू रिपोर्ट के नाम। जी, कुछ जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के हवाले से ये क्या है? जी बताइए। जी साद बिन हुसैन, आप सो गए जी हैं? जी सर। नहीं नहीं सर। अच्छा जी, कुछ जानते हैं इसके बारे में नेहरू रिपोर्ट के? सर इसमें जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड ही चेंजेस किए गए थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका बैकग्राउंड, ये क्या है, नेहरू क्या है। नेहरू रिपोर्ट समझ लें कांग्रेस की तरफ से ड्राफ्ट था। ठीक है जी। इसका मैंने एक ब्रीफ सा आपको बैकग्राउंड बता दिया कि कांग्रेस वर्जन है ये ड्राफ्ट का फॉर कॉन्स्टिट्यूशन 1929, यानी नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस का वर्जन है। और ये ड्राफ्ट की जो पेश किया गया, ये प्रेसिडेंट है जी कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू, उन्होंने पेश किया है जी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर 4 मार्क्स। ये आपके लिए 4 नंबर के लिए आएगा। इसी तरह आपने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना है इसका। ये मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं और मिनिमम 1 मार्क्स के लिए। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड तो देख लिया कि क्यों नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी, कि साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोकल लोगों को कहा गया, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में, लेकिन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नतीजा खेज नहीं हो सकी, फेल हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट रूल वाला पॉइंट। जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला पॉइंट है, दैट वाज बेसिकली द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो एक इशू था वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाले पॉइंट के ऊपर इशू था। तो इस वजह से हमने एक मुत्तफिका ड्राफ्ट, एक यूनानिमस ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, बल्कि अलग-अलग से ड्राफ्ट तैयार किया गया। कांग्रेस की तरफ से अपना ड्राफ्ट दिया गया, मुस्लिम लीग की तरफ से अपना ड्राफ्ट दिया गया। जो कांग्रेस की तरफ से ड्राफ्ट दिया गया वो कहलाता है जी नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। जो उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, दैट वाज मोतीलाल नेहरू। Motilal Nehru was the president of Congress at that time, and he forwarded that draft, which is called as the Nehru Report. So the important points of this draft is
political system of subcontinent will be parliamentary. ये parliamentary क्या होता है? The first point of this Nehru report is the political system of subcontinent will be parliamentary. Parliamentary system होता है. अच्छा, दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर दो तरह के सिस्टम चलते हैं. डेमोक्रेसी के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं. जी महरोज. सर ये फिर आ जाता है सेनेट और कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली आ जाती है सर. देखिए वो नाम है ऐवान बाला और अपर और लोअर जोन्स है वो आ जाता है इसमें सर. जैसे उधर अमेरिका में कांग्रेस है उसको वो अपर, जैसे हमारा सेनेट है तो इस तरह सर अपर एंड लोअर. देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं आप असेंबली की. हर दुनिया में हर कंट्री की असेंबली मौजूद होती है. जी तो सर ऐसे. कहते हैं इसको. ये जो आप बता रहे हैं ये नेम ऑफ असेंबलीज हैं, ये नेम ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है. जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि व्हाट विल बी द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सब कॉन्टिनेंट. जो नेहरू है वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सब कॉन्टिनेंट विल बी पार्लियामेंट्री. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की डेमोक्रेसीज के अंदर ये समझाने की खातिर दो तरह के सिस्टम होते हैं. इन डेमोक्रेसी ये आई गेस ये सिटीजन से स्टार्ट होता है पहले कि जो वहाँ के मुकामी है वो लोग सिलेक्ट करते हैं. जी वो तो इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो तो इलेक्शन प्रोसेस है. जी. देखिए इलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो विन करने के बाद वो पार्लियामेंट में चले गए. पार्लियामेंट में जाके जी. सिस्टम क्या होगा, पॉलिटिकल वो सिस्टम. फिर आगे सेलेक्ट करेंगे. जी सर, वो फिर आगे वोटिंग करते हैं कि उनमें से कौन जो सेलेक्ट होंगे. इन डेमोक्रेसी देयर आर टू टाइप्स ऑफ. पार्लियामेंट्री सिस्टम दो तरह के जब डेमोक्रेसी होती है किसी मुल्क में तो वो दो तरह के सिस्टम्स को फॉलो करते हैं यूजुअली आमतौर के ऊपर. एक अच्छा सर अब मुझे समझ आ गया, वो सिद्धार्थी निजाम और ये पार्लिमानी सर अब मुझे आई है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लिमानी निजाम, प्रेसिडेंशियल. दूसरा फेडरल जी सिस्टम, सिद्धार्थी निजाम या सेंट्रल सिस्टम, फेडरल सिस्टम भी कहते हैं. इसका एक बुनियादी फर्क है, एक बुनियादी फर्क है दोनों में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में और फेडरल सिस्टम में एक ही फर्क है. बाकी जो फर्क है वो बहुत छोटे से हैं और वो बहुत लंबी बात हो जाएगी. सिर्फ एक मैं आपको फर्क बताता हूँ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ. देखिए ये एक मुल्क है, कोई सा भी मुल्क है, ये जो मर्जी आप इसको नाम दे दीजिए. इसके अंदर सूबे होते हैं. एक सूबा मैंने इस तरह का बना दिया, एक सूबा मैंने इस तरह का बना दिया है. एक मैंने इस तरह का बना दिया है. एक मैंने सूबा ये बना दिया है. अच्छा ये आपके सामने एक मुल्क के अंदर चार सूबे हैं, 1 2 3 और 4. इन चारों सूबों की बाउंड्रीज भी डिफरेंट है, इन चारों सूबों की शेप्स भी डिफरेंट है, इन चारों सूबों के कलर भी डिफरेंट है, इन चारों सूबों का रंग, नस्ल, रहन सहन. मैं आपको मिसाल देता हूं, केपीके इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पंजाब. आप उनका कल्चर देख लें, उनकी लैंग्वेज देख लें, उनका खाना पीना देख लें, वहाँ की आबोहवा देख लें, वहाँ का स्ट्रक्चर देख लें, वहाँ की लैंड देख लें, टोटली डिफरेंट फ्रॉम पंजाब. पंजाब इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बलोचिस्तान. Balochistan is totally different from Sindh. Sindh is totally different from Punjab. So all four provinces of Pakistan, currently the Pakistan, are different from one another. ऐसा है कि नहीं? जी सर.
हर सूबे की अपनी असेंबली भी है, जी हर सूबे का अपना पॉलिटिकल निज़ाम भी है। यानी आप ये अपना देख, स्ट्रक्चर है सर उनका। अपना स्ट्रक्चर है। आप ये देखें कि सिंध के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, पीपी की सर। यानी सूबाई सतह पर भी हुकूमतें मौजूद हैं। और वो सूबाई सतह पर जो बिल्कुल सर, वो 18th अमेंडमेंट के बाद। वो 90% खुद मुख्तार है। यानी आप जी लोग पंजाब की हुकूमत खुद मुख्तार है, केपीके की हुकूमत खुद मुख्तार है, बलूचिस्तान की, सिंध की हुकूमत खुद मुख्तार है। तो ये जो प्रोविंसेस की हुकूमतें हैं ये सेल्फ डिपेंडेंसी है इनकी, ये खुद जी मुख्तार है। लेकिन इन सब सूबों को आपस में जोड़ के एक चीज रखती है, वो जोड़ के रखती है दी फेडरल गवर्नमेंट। वो कौन सी चीज है जी? फेडरल गवर्नमेंट। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, ये चारों सूबों को जोड़ के रखती है, लेकिन ये सूबों को खुद मुख्तार भी रखती है। ये सूबों को खुद मुख्तार रखती है। जो फेडरल सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर सूबों को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है अपने लॉस बनाने के लिए, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, अपनी इकोनॉमी देखने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए। फेडरल सिस्टम में सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी मिलती है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट, इसमें सूबों को कम से कम खुद मुख्तारी मिलती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सूबों को खुद मुख्तारी कम से कम, फेडरल सिस्टम में। वफाक सर स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं आपको यूएसए की मिसाल देता हूँ। यूएसए, यूएसए के अंदर 51 स्टेट्स हैं। देयर आर 51 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं यूएसए में? 51। 51 रियासतें हैं, स्टेट्स हैं। ये 51 स्टेट्स मिलकर यूएसए बनाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुत्तहिदा जी सर। अमेरिका रियासतें। अच्छा, ये जो 51 स्टेट्स हैं, यहाँ पे चूंकि फेडरल सिस्टम है, यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी मिलती है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन विच द प्रोविंस कैन एंजॉय मैक्सिमम ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस कैन एंजॉय मैक्सिमम मैक्सिमम ऑटोनॉमी। ठीक है, चलें यहाँ पर बात को खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही बात स्टार्ट करेंगे नेहरू रिपोर्ट से। जी सर जो 1931 13 वाला वेरी फर्स्ट पॉइंट था वो तो बता दें। 13 वो क्या लिखा हुआ है मैंने? कायदे आजम से रिलेटेड था सर। ज्वाइनिंग ऑफ कायदे आजम इन मुस्लिम लीग, वो बस यही था। एक नंबर के लिए मैंने बताया था कि कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है 1913 में। ठीक है सर। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सपेक्टेड क्विज कब तक होगा? कुछ थोड़ा सा कोर्स तस्वीर जैसा। पढ़ना ना, तो फिर को मटेरियल इकट्ठा हो जाए हमारे पास, तो फिर क्विज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अबू बकर बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने आज ये फर्स्ट क्लास ली है। बेसिकली सर मैं इस क्लास एनरोल्ड अभी हुआ हूँ ये कुछ दिन पहले। ओके। तो सर इसका जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाया है सर, उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सर मिल जाएंगी? जी, एक लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग थी 24 अगस्त की, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है। वो आपको लिंक मिल जाएंगे ये इसमें ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप मैं उसमें ऐड नहीं हूँ सर। जी, ये अपना नंबर बताइए। नताशा, आप सुन रही हो? हेलो जी जी सर। सर मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ अपना नंबर। जी नताशा, एक मिनट। अबू बकर आपका फ्रंट कैम ऑन है। जी नताशा, जी सर।
आप ना अबू बकर को अपना नंबर वगैरह बता दें, या जिस तरह आपने करना है, या आपका नंबर मैं लिख दूं इधर स्क्रीन पर। जी सर लिख 033। अच्छा, आप ना ये नंबर अभी ना बताइए, ये रिकॉर्डिंग में ना मुझे फिर कट करना पड़ता है, आप इसको रहने दीजिए। आप ना मुझे अपना अबू बकर, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं नताशा का नंबर सेंड करूंगा, तो आप ना फिर उनको वो कर लीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। सर आप जीमेल लिख दें अगर। नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, असल में यूट्यूब के ऊपर इसको मैंने पब्लिक किया होता है, तो वो ठीक नहीं जी है, सर। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ उसको, तो फिर उसको मुझे पब्लिक करना पड़ता है, और हो सकता है कोई भी आदमी अदर देन फ्रॉम योर क्लास भी इसको देख ले, वो चीज़ एक अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं, वो बकर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको नताशा का नंबर सेंड कर दूंगा, तो आप फिर आगे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये और कोई बात? ये और कोई क्वेश्चन इस वाले से, आज के लेक्चर के वाले से कुछ चीज समझ ना आ रही हो? चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं वेडनेसडे को। जी सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बोलिए। सर एज अ जनरल नॉलेज आप बता सकेंगे? सर कराची से रिलेटेड ही मैं पूछ रहा था कि ये सर अब ये तो प्रोविंस में 18th अमेंडमेंट के बाद है, तो सर अब ये असेंबली से बिल पास किए बगैर अभी भी कोई मतलब आइन में कोई है ऐसी गुंजाइश कि फेडरल इसको अपने अंडर ले सकती है? कोई ऐसी कोई आर्टिकल मौजूद है? किसको अपने अंडर ले सकती है? कराची को ना, सिंध को सर। अब देखें वो 18 अमेंडमेंट बाद तो सूबे सारे के सारे हो गए हैं अब पावर्स में स्ट्रॉन्ग, तो कोई अब जैसे वहां पे इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फेडरल उसको मतलब कि कोई ऐसा आर्टिकल है कि उसको अपने अंडर ले सकती है इमरजेंसी के अलावा? यार कौन उसके अंदर आईनी तरमीम ही करनी पड़ेगी, हमने 18th अमेंडमेंट के अंदर सूबों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी हुई है, तो अब 18 अमेंडमेंट के पीछे पड़ी हुई है पीटीआई की गवर्नमेंट। जी सर वो तो ऐसे ही है, वो तो तो वो पूरा 18 जोर लगा रहे हैं। या मुझे नहीं वो तो समझ आ रही कोशिश कि पूरी। भारतीय तरमीम में उसको ऐसे क्या खामियां नजर आ रही हैं, क्या वो मसाइल नजर आ रहे हैं कि वो कहती है कि इसको हम दोबारा से देखेंगे, हालांकि मैंने अब तक कुछ 26 तरमीम हो चुकी हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये पहली ऐसी तरमीम जो वाकई पॉपुलेशन के लिए थी, पब्लिक के लिए थी, अवाम के लिए थी। लेकिन सर वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट तो नहीं ना कर रहे हैं वो। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को दी है पावर, लेकिन सूबों ने आगे नीचे तक लेके जानी होती है, उन्होंने सर उनका कोई निजाम स्ट्रक्चर ही नहीं है, जैसे केपीके में या पंजाब में हम वो लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। वो सूबों का उनका काम कोई है, निजाम। वो सूबों जी का सर वही ना। सेंटर। लेकिन सर अवाम तो उसमें तंग हो जाती है ना, कि सूबों का वो जो बैठे हैं वो नहीं करेंगे, अवाम तो तंग होगी ना, फेडरल पे तो प्रेशर आएगा ना। आप सारे लोग कहते हैं ये कि जी गवर्नमेंट करे गवर्नमेंट करे, लेकिन सबको ये तो नहीं नजर आता है कि ये अंडर जोन सा वो प्रोविंस के आता है। नहीं नहीं, फेडरल पे तो प्रेशर है ना उसका। फेडरल ने तो फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी है, हर सूबा अपने कानून बनाए, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करे, बस। अब सूबे अगर लेकिन पावर को सर ग्रास, इन्होंने अब कोर्ट में केस भी किया हुआ है पीटीआई गवर्नमेंट ने, कि मतलब कि ये उन्होंने वहां पे एक स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, उस स्ट्रक्चर को ये क्रिएट करें, नहीं नहीं नहीं, उसके अगेंस्ट। ये का मसला हो रहा है, ये का मसला, ठीक उसको जो ठीक ठीक सर। 18th अमेंडमेंट से मसला कुछ हो रहा है, उसको वो अपने तो सर है, वो तो समझ आती है। थी। ये अभी किन्होंने हाथ खड़ा किया जी, किन्होंने हाथ खड़ा किया था अभी? पीटीए को मसले हो रहे हैं भाई, उसको हर वो उस सर ऐसे ही है। को उसने नहीं की। जी जी सैयद तलहा से जा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस का पूछना था। ये अटेंडेंस 8:10 पर हो गई थी। ओके सर। ठीक। सर मैंने 8:13 पर ज्वाइन किया था, तो काइंडली अगर मेरी अटेंडेंस लग जाती तो। जी मैं लगा दूँ। ओके सर, थैंक यू।
लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग केक देखिए 8:15 तक आप लोग आ जाए। 8:15 के बाद फिर अटेंडेंस मुश्किल हो जाएगी आपकी। जी सर, मैं वैसे 8:13 पे आ गया था सर मैं क्लास में। चलें, ठीक ठीक है ओके सर, थैंक यू। सर जी। सर जीमेल पे 2 नाम शो हो रहे हैं आपके नाम से, एक कासिम चीमा और एक कासिम सॉरी सर, मुझे आपको मैंने जब मेल करनी थी मुझे आपकी ईमेल आईडी नहीं मिल रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करता हूँ। ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आपको जिस जीमेल से मेरा वो नहीं आती इनविटेशन लिंक आता है, उसी वही मेरा जीमेल है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, जी। जी बोलिए। सर मैंने सर लेट ज्वाइन किया था आज। ओके। सर अटेंडेंस का सर कोई इश्यू तो नहीं होगा? इशू है अटेंडेंस का, क्यों नहीं है इशू भाई? लेट ज्वाइन किया तो अटेंडेंस। सर फर्स्ट टाइम किया है सर, आज जरा लेट हो गया था सर आज। लाइफ में बहुत कुछ पहले तो होता है मुन्ना भाई, देखिए ना। जी सर। मुन्ना भाई मूवी देखी है ना? जी जी। उसके अंदर वो क्या उसको कहता है, वो कहता है आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की। वो कहता है लाइफ में बहुत